हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और आज हम चर्चा करने वाले हैं अलाउद्दीन मसूद शाह के बारे में। दिल्ली सल्तनत का 7वां सुल्तान। और लगातार हम दिल्ली सल्तनत के शासकों को क्रमबद्ध तरीके से पढ़ते हुए आ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने 6 शासकों के बारे में विस्तृत चर्चा की है, उनकी शासन व्यवस्था, उनकी बायोग्राफी और उनके कार्यकाल का संपूर्ण अध्ययन किया है। अलाउद्दीन मसूद शाह जो थे वो 7वें नंबर के शासक थे। चलिए पिछले 6 शासकों का हम रिवीजन करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ा था 1206 से लेके 1210 तक। उसके बाद हमने आराम शाह को पढ़ा था 1210 से 1211। उसके बाद इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे 1210 से 1236। उसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह 1236 से के समथिंग बैठे थे 6-7 महीने के लिए। उसके बाद जो है वो रजिया सुल्तान बैठती हैं 1236 से 1240। और उसके बाद जो है वो बैराम शाह बैठते हैं 1240 से 1242। तो इसी के आगे जो है हम आज अलाउद्दीन मसूद शाह के बारे में चर्चा करेंगे। दिल्ली सल्तनत के जो शासक हैं उनका क्रम हर किसी को याद होना चाहिए और ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। 3 से 4 बार अगर आप दिमाग के अंदर रिवीजन करोगे तो इनका क्रम जो है वो आपको याद हो जाएगा, जो जीवन भर आपके लिए काम आता रहेगा। क्योंकि कई बार परीक्षाओं में शासकों का क्रम पूछ लिया जाता है कि निम्न में से शासकों का क्रम निर्धारित कीजिए, या फिर जो शासक हैं वो दिए होते हैं और उनका क्रम पूछा जाता है। तो कैसे भी करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए इनका क्रम जो है वो याद रखना है कि जो दिल्ली सल्तनत है उस पर किस प्रकार शासक स्थापित होते गए। देखिए, अलाउद्दीन मसूद शाह के बारे में जानने से पहले आपको पिछला जो शासक है वो पता होना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि पिछला शासक आपको नहीं पता होगा तो आप नहीं जान पाओगे कि किसके बाद ये आया था, क्यों आया था, क्या हुआ था। इसलिए पीछे के वीडियो अगर आपने लगातार देखे हैं तो आपको आगे की स्टोरी समझ में आती रहेगी। अगर आप बीच में सीधे लैंडिंग करोगे तो पीछे का समझ में नहीं आएगा, ना वर्तमान का समझ में आएगा। तो इससे पहले पीछे के जो वीडियो है वो देखिए, फिर जो है वो नेक्स्ट वीडियो देखिए। तो चलिए हम अलाउद्दीन मसूद शाह के बारे में बात करते हैं। ये जो था वो फिरोज शाह का पुत्र था, ठीक है, फिरोज शाह, वही फिरोज शाह जो इल्तुतमिश के बाद राजा बना था और रजिया सुल्तान से पहले राजा बना था। इसने क्या किया था, अपने सिक्कों पर जो बगदाद के खलीफा थे अल मुस्तसिम का जो नाम है वो अंकित करवाया था अपने सिक्कों पर। इसके समय पर क्या हुआ था, इजुद्दीन किशलू खान नाम का एक अमीर तुर्क था। इसने क्या किया था, अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया और कह दिया था कि भाई मैं आज से क्या हूँ, दिल्ली का सुल्तान हूँ। तो जो और तुर्क अमीर थे उन्होंने कहा रुक भाई जरा इंतज़ार कर, हम भी बहुत सालों से बैठे हुए हैं। उन्होंने एक बात कही थी कि जो सुल्तान है वो तो राज परिवार से ही बनेगा, लेकिन बनेगा वो जो हमारी बातें मानेगा। तुमने दिल्ली सल्तनत के बहुत सारे सुल्तान देखे, उनकी हत्याएं कर दी गई, उनको या तो हटा दिया गया या फिर उनको षड्यंत्र का शिकार बनाया गया। यानी कि दिल्ली के तुर्क अमीर थे वो ऐसे किसी राजा को पसंद नहीं करते थे जो अपनी मनमानी करे। इसलिए इन लोगों ने अलाउद्दीन मसूद शाह को गद्दी पर बैठाया और अलाउद्दीन मसूद शाह से बोल दिया कि तुम तो सिर्फ गद्दी पर बैठोगे, शासन हम चलाएंगे। और इसने इस बात के लिए हामी भी भर ली। देखिए, जो इजुद्दीन किचलू खां था इसने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, अपने आप को राजा घोषित कर दिया। तो तुर्क अमीरों ने क्या किया, इसको राजा मानने से मना कर दिया कि तुम राजा हो ही नहीं। तो बाद में इसको नागौर भेज देते हैं, वहाँ थोड़ा बहुत इसको ज़मीन दे देते हैं, कहते हैं कि तू वहाँ पे जाके शासन कर। ये जो विवाद का विषय है इसको हम देख लेते हैं। आगे देखिए, मसूद ने क्या किया, तुर्क सरदारों से वादा किया था कि मैं जो सत्ता है उसका वास्तव में प्रयोग नहीं करूँगा, ठीक है, और जो वास्तव सत्ता है वो तुर्क अमीरों के हाथ में ही रहेगी। तुमको मालूम है जो तुर्क अमीर थे उन्होंने ना तो रजिया को टिकने दिया था, ना इन लोगों ने फिरोज शाह को टिकने दिया था, ना इन लोगों ने आराम शाह को टिकने दिया था। यानी कि इनके जो विपरीत जाता उसको किसी को ये सत्ता पर नहीं बैठने देते थे।
ठीक है। अब देखिए अमीरों ने क्या किया, नायब का पद जो होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण पद होता है, वो दे दिया मलिक कुतुबुद्दीन हसन गोरी नाम का एक अमीर तुर्क होता है, इसको दे दिया क्या, नायब का पद। और जो वजीर होता है, वजीर का पद दे दिया निजामुल मुल्क को, ठीक है। लेकिन इसको इन्होंने फिर हटा दिया। क्यों हटा दिया? क्योंकि ये अपनी मनमानी करने लगा था, इसलिए इसके स्थान पर फिर वापस से अबू बकर को ये क्या बना देते हैं, वजीर बना देते हैं, ठीक है। जो भी तुर्क अमीरों की निगाह में सही काम नहीं करता था, इनके अंडर में इनके हित का काम नहीं करता था, उसे ये लोग हटा देते। इसके पश्चात एक महत्वपूर्ण घटना घटित होती है कि तुर्क अमीरों ने बलबन को अमीर हाजिब के पद पर नियुक्त कर दिया। बलबन की पहली बार एंट्री होती है शासन व्यवस्था के महत्वपूर्ण पदों पर, और यहीं से बलबन जो है वो पावर में आने लग जाता है, ठीक है। इसको पहली नियुक्ति मिलती है अमीर हाजिब के पद पर। याद रखना है किसके समय पे मिली थी, तो मसूद शाह के समय पे इसको पहली नियुक्ति मिलती है। लेकिन ये पहले से ही 40 मंडल का सदस्य था, लेकिन केवल सदस्य था, जिम्मेदारी इसको अलाउद्दीन मसूद शाह के समय मिलती है। तुर्क अमीरों ने क्या कहा कि ये निरंकुश ना हो जाए, इसलिए इल्तुतमिश के 2 पुत्र थे, नसरुद्दीन और जलालुद्दीन, ठीक है। नसरुद्दीन और जलालुद्दीन को क्या किया, जेल में डाल दिया। क्यों डाल दिया? ताकि अगर ये मसूद शाह हमारी बातें नहीं मानेगा तो हम इनकी क्या कर देंगे, हत्या कर देंगे। यानी कि दबाव बनाने के लिए इल्तुतमिश के जो 2 बेटे थे, नसरुद्दीन और जलालुद्दीन, ठीक है। अब ये मत सोचना कि साहब क्या ये तुर्कान खां के बच्चे थे, नहीं, ये दासियों के पुत्र थे। क्योंकि जो वास्तव में जो रजिया सुल्ताना थी उसके जो भाई थे, मैंने तुम्हें तो बताया था कि इसका एक पुत्र था जिसकी 1229 में ही अकारण और मृत्यु हो जाती है। जो रजिया सुल्तान के वास्तविक भाई थे, ठीक है, वो थे नसरुद्दीन महमूद, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, मुइजुद्दीन अबैराम शाह और कुतुबुद्दीन। इसके अलावा भी इनकी बहुत सारी दासियाँ होती थी, उनके बेटे होते थे, ठीक है। देखिए आगे अब क्या होता है, बाद में मसूद शाह क्या करता है, इनको रिहा कर देता है, छोड़ देता है। जब ये थोड़ी बहुत इसकी चलने लग जाती है तो ये इनको रिहा कर देता है और जलालुद्दीन को क्या करता है, कन्नौज भेज देता है और नसरुद्दीन को बहराइच का शासक नियुक्त कर देता है, ठीक है। अब देखिए इसके साथ होता क्या है आगे जाके इसकी व्यवस्था धीरे धीरे क्या होती है, फेल मारने लगती है। क्यों? क्योंकि तुर्क अमीर जो थे वो अपनी मनमानी करने लगे। शासन व्यवस्था का नियंत्रण से बाहर होना, यानी कि इसके जो शासन व्यवस्था थी इसके नियंत्रण से बाहर होने लगी। क्योंकि बंगाल का सूबेदार था तैमूर खां, उसने क्या किया, अपने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। दिल्ली जो है वो कर भेजना बंद कर दिया और इसके आदेशों को मानना बंद कर दिया, क्योंकि उसे भी पता था कि वहाँ दिल्ली में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा और वो लोग मुझ पर आक्रमण नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ बहुत सारे तुर्क अमीर जो हैं वो आपस में एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं। अब पंजाब में क्या हुआ, खोखरों ने लूटपाट शुरू कर दी। ये वही खोखर हैं जिन्होंने लंबे समय से ऊधम मचा रखा था वहाँ पे, ठीक है। इस स्थिति का फायदा किसने उठाया? बलबन ने उठाया, क्योंकि फायदा तो हर कोई उठाना चाहता था। बलबन ने क्या किया, एक अफवाह फैला दी कि दिल्ली पर राजपूत और मंगोलों का क्या होने वाला है, आक्रमण होने वाला है। ये झूठी अफवाह फैला दी किसने? बलबन ने। तो जो बहुत सारे तुर्क अमीर थे जिनका पूरे दिन दिमाग चलता था षड्यंत्र रचने में कि अब क्या किया जाए, तो वो सब बिजी हो गए राजपूत और मंगोलों पर ध्यान देने के लिए। और पीछे से बलबन ने क्या किया, जो नसीरुद्दीन था वही वाला जो जेल में डाला था, जो नसीरुद्दीन था उसके साथ मिलकर, उसकी माँ के साथ मिलकर महमूद को क्या हुआ, सत्ता से हटा दिया और इसको जेल में डाल दिया, जहाँ जेल में इसकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार बलबन जो है अपना प्रभाव दिखाना क्या कर देता है, शुरू कर देता है और इस प्रकार इसका भी शासनकाल समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो मसूद शाह जो है दिल्ली सल्तनत का 7वां सुल्तान, इसकी भी जेल में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अगले सुल्तान के बारे में चर्चा करेंगे और जो आने वाले सुल्तान हैं दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं और जिनमें खासकर बलबन काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। कई बार बलबन के ऊपर ज़्यादातर उसकी पूरी शासन व्यवस्था, बलबन की नीतियाँ पूछ ली जाती हैं, लोह रक्त की नीति उसकी पूछ ली जाती है।
अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल है, कोई भी प्रश्न है, तो तुम मुझे पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अपने मित्रों के साथ इसे शेयर कर सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।